हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को आईटीआर 3 से रिलेटेड बताऊंगी। फाइनेंशियल ईयर 21-22 की आप आईटीआर 3 फाइल कर रहे हैं तो कैसे फाइल कर सकते हैं, शेड्यूल वाइज एक्सप्लेनेशन। तो आईटीआर 3 आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं एंड ऑफलाइन भी फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको लॉगिन करना है, ई फाइल में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, और वहां आईटीआर 3 सिलेक्ट करके आपको फिल करते जाना है। और अगर आप ऑफलाइन फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल में डाउनलोड सेक्शन में सारी यूटिलिटीज अवेलेबल रहती हैं। तो कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी आईटीआर 1 टू आईटीआर 4 डाउनलोड करनी है, इसी में आईटीआर 3 आपको मिल जाएगी। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो इसके साथ आपको एक और स्टेप करना पड़ेगा, लॉगिन करके प्री फिल्ड जेसन है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप यूटिलिटी को ओपन करेंगे, जो डाउनलोड यूटिलिटी है उसको जब आप ओपन करेंगे तो वो आपसे प्रीफिल्ड डेटा मांगेगा। तो उसके लिए आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। एंड ऑलरेडी अगर आप काम कर चुके हैं तो ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न में आपको मिल जाएगा। ये ध्यान रखें कि आपको लेटेस्ट ही यूटिलिटी यूज करनी है। मैंने आप लोगों के लिए एक सैंपल बना के रखा था तो मैं आपको एडिट करके ही बता रही हूँ। आईटीआर 3 में सारे हेड्स कवर होते हैं। इनकम टैक्स में 5 हेड्स होते हैं, 5 तरह की इनकम है। सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज इनकम। तो ये 5 तरह के हेड्स इनकम टैक्स में डिफाइंड है, वो आईटीआर 3 में अवेलेबल है। आईटीआर 3 एक फुल फ्लेज रिटर्न है। अगर आपके हर तरह से, आपके हर सोर्सेज से इनकम है तो आप आईटीआर 3 फाइल करें। बेसिकली अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन होती है इसलिए आईटीआर 3 फाइल किया जाता है अलोंग विद द अदर हेड ऑफ इनकम। तो पार्ट ए इज जनरल। जिसमें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन तो देखनी है, साथ ही साथ आपको फाइलिंग सेक्शन जरूर देखना है कि फाइल आप कौन से सेक्शन के तहत करें। तो अभी तो ड्यू डेट के पहले आप फाइल करें इसलिए 139(1) आएगा। अगर बिलेटेड रिटर्न है तो 139(4) आप सिलेक्ट करेंगे। अभी ये डिसेबल्ड है क्योंकि अभी ड्यू डेट खत्म नहीं हुई है। और अगर आपने रिटर्न फाइल करके आपको ऐसा लगता है रिवाइज करना है तो 139 सबसेक्शन 5 में आपको रिवाइज करना रहता है। इसके बाद सेकंड होता है क्वेश्चन, हैव यू ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएसी। तो ये लोअर टैक्स रिजीम का क्वेश्चन है। और अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इसमें थोड़ा अपडेशन इसलिए हुआ है क्योंकि सैलरीड पर्सन के लिए हर साल आप ऑप्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन से तो आप वन टाइम ही कर सकते हैं। एक बार आपने ऑप्ट कर लिया तो आपको हर साल उसको फॉलो करना है, उस टैक्स रिजीम को। और अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं तो फिर से आप ऑप्ट इन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किया है कि आपने असेसमेंट ईयर 21-22 प्रीवियस ईयर में आपने न्यू टैक्स रजीम में रिटर्न फाइल की थी, यस और नो। अगर आपने की थी तो आप अभी भी ऑप्ट आउट या कंटिन्यू टू ऑप्ट करते हैं या आपको ऑप्ट आउट करना है। और अगर आपने नहीं की थी, आप नो पे करते हैं, तो ऑप्टिंग इन नाउ इस साल क्या आपका फर्स्ट ईयर है ऑप्ट करने का, या इस साल भी आप नहीं करना चाहते। तो ये एडिशनल क्वेश्चन इस साल आया है। उसके बाद आपको रेसिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट करना है। अगर ये रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल, अगर आप 115H का बेनिफिट लेते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, यस और नो। फिर एक सेक्शन 5A है जिस पोर्तुगीज सिविल कोड से रिलेटेड अगर आप गवर्न होते हैं तो आपको यस या नो सिलेक्ट करना है। नो जनरल आंसर है। Whether assessee has a unit in an international financial service center and derives income solely in convertible foreign exchange, अगर आपकी IFSC से इनकम है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। डिटेल्स ऑफ रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव असेसी, अगर आप रिप्रेजेंटेटिव हैं जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं इन बॉन बिहाफ ऑफ एन असेसी, तो आपको यस करके डिटेल देनी है, अदरवाइज नो।
डिटेल्स ऑफ डायरेक्टरशिप, अगर किसी कंपनी में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अगर आपने कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आपको यस करके कंपनी की डिटेल बतानी है। अगर आप फर्म में पार्टनर हैं तो आपको फर्म की डिटेल बतानी है। आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करके रखे हैं तो आपको यस करके उसकी डिटेल बतानी है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ऑडिट इंफॉर्मेशन। आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA? तो आपको यहाँ पर यस करना है अगर आपको बुक्स डिस्क्लोज करना है एज पर सेक्शन 44AA। तो अगर आप सैलरीड पर्सन है और आपका एफएनओ में डीलिंग है तो एफएनओ में अगर लॉस है तो बुक्स मेंटेन करना कंपलसरी, क्योंकि लॉ नेगेटिव साइन वो नो अकाउंट केस में एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पर आपको यस करना है। अगर आपकी एफएनओ की बिजनेस है, आप एफएनओ में ट्रेड करा है आपने, तो आपको बुक्स डिस्क्लोज करनी, तो आपको यहाँ यस सिलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई ऐसी प्रोफेशनल या बिजनेस इनकम है जिसमें आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट उठा रहे हैं, तो जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रिटर्न में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन भी है, जैसे मैंने इसमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन भी रखा है, एक सैलरीड पर्सन है जिसने एफएनओ में ट्रेडिंग करी है बट उसकी साइड में प्रोफेशनल इनकम भी जिसके अगेंस्ट में वो 44ADA का बेनिफिट लेना चाहता है। आर यू लाइबल फॉर ऑडिट? आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, आपका बिजनेस है जिसमें ऑडिट एप्लीकेबल है, तो आपको यस करके ऑडिटर्स की इंफॉर्मेशन देनी रहती है। तो अभी तो इस वीडियो में हम बुक्स डिस्क्लोज कर रहे हैं एफएनओ की, एंड आपके एक प्रोफेशनल इनकम भी है जिसके अगेंस्ट में आप प्रिजम्पटिव इनकम भी बेनिफिट ले रहे हैं, तो इसलिए ऑडिट सेक्शन को नो करा है। आर यू लाइबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 92E? आपको नो करना है अगर ये आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। इफ लाइबल टू फर्न, अगर आप ऑडिट के लिए हैं तो आप कब फर्निश करें, ऑडिट इंफॉर्मेशन फर्निश की है तो वो नो करना है इसको भी। इफ लाइबल टू ऑडिट अंडर एनी एक्ट अदर देन द इनकम टैक्स एक्ट, अगर अदर देन इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट हुआ, जैसे कंपनी की तो आईटीआर 6 होती है, बट और कोई एक्ट के तहत आपका ऑडिट हो रहा है तो आपको यहाँ यस करके इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद बैंक डिटेल्स है। तो ये तो आपका था जनरल पार्ट ए। अब नेचर ऑफ बिजनेस आता है सेकंड शेड्यूल। नेचर ऑफ बिजनेस में आपको आपके बिजनेस कोड, बट यहाँ पर कौन सा बिजनेस अदर देन 44AD, ADA एंड ए, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अलावा जो बिजनेस है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर कोड बताना है। तो एफएनओ में ट्रेडिंग है तो आप अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विसेज सिलेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एफएनओ डाल सकते हैं। इसके बाद आता है बैलेंस शीट शेड्यूल। बैलेंस शीट शेड्यूल में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 31 मार्च 2022 के फिगर्स बताने हैं। यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड एंड नो अकाउंट केस। आप बुक्स डिस्क्लोज कर रहे हैं तो आपको ए एंड बी फिल करना है, और बुक्स नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं, तो आपको सी कॉलम में इंफॉर्मेशन बतानी है। जब आप ए कॉलम में एडिट पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले प्रोप्राइटर्स फंड की इंफॉर्मेशन पूछता है, प्रोप्राइटर्स कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये फर्स्ट पॉइंट में कवर्ड है। तो अगर एफएनओ का आपका बिजनेस है तो हम उसमें कैपिटल अमाउंट भी बताते हैं, जितना आपने इन्वेस्टमेंट के लिए दिया है, जितना आपने विड्रॉ करा है, वो सब कैपिटल फॉर्म होगा। इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई कि आप बैलेंस शीट पीएनएल कैसे बना सकते हैं एफएनओ की फ्रॉम दी रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है लोन फंड्स। लोन फंड्स में आपको हर तरह के लोन्स, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, इन सबकी इंफॉर्मेशन देनी रहती है। सिक्योर्ड लोन्स में भी फॉरेन करेंसी लोन आपने कितना लिया है, रुपी लोन में बैंक से कितना है, अदर देन बैंक से कितना है, अनसिक्योर्ड लोन की बात करें तो आपने फ्रॉम बैंक कितना लिया है, अदर देन बैंक कितना लिया है। एंड लास्ट में थर्ड पॉइंट है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अगर आपने आपके अकाउंट्स में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी है तो ऐसे सोर्सेस आपके एप्लीके सोर्सेस ऑफ फंड्स आपका आ जाता है एंड सेव कर देंगे उसको। बी पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, जिसमें एसेट की एंड करंट लाइबिलिटी की डिटेल जाती है।
तो सबसे पहले आपको फिक्स्ड एसेट की डिटेल बतानी है, तो आपके पास बैलेंस शीट और पीएनएल रेडी होना चाहिए वाइल फिलिंग आईटीआर 3। फिक्स्ड एसेट में ग्रॉस ब्लॉक कितना है, उस पर डेप्रिसिएशन कितना है, तो ऑटोमेटिकली नेट ब्लॉक आ जाएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर है तो आपको वो मेंशन करना है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटी कोटेड और अनकोटेड में आपको बाइफरकेट करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। वैसे ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आपकी इक्विटी शेयर्स होल्डिंग है इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी, तो वो आपको शॉर्ट टर्म में बताना है। प्रेफरेंस शेयर्स हैं, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा है किसी कंपनी के, डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करा है, तो आपको वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में बताना है। थर्ड है करंट एसेट्स एंड लोन एंड एडवांसेस। करंट एसेट्स की इंफॉर्मेशन जिसमें इन्वेंट्रीज कवर्ड है, इन्वेंट्रीज में भी बाइफिकेशन है, रॉ मटेरियल, स्टोर्स, कंज्यूमेबल्स कितने हैं, स्टॉक इन प्रोसेस कितने हैं, फिनिश गुड, ये 4 प्रकार में आपको बाइफिकेट करना है आपकी इन्वेंट्रीज। सन्ड्री डेटर्स कितने हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस में कैश इन हैंड कितना है, बैंक बैलेंस विद बैंक कितना है। अदर, इसके अलावा कोई अदर करंट एसेट्स हैं तो आपको अदर करंट एसेट्स में बताना है। जब हम एफएनओ की बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो वो लेजर होता है, लेजर से हम बनाते हैं, तो लेजर अमाउंट जो है वो अदर करंट एसेट में। इसके अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट्स हमारे 31 मार्च में है, कोई शेयर्स आपने या एफएनओ जो आपके फ्यूचर्स या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अनसेटल्ड है, ओपन पोजीशन में है एज ऑन 31 मार्च, वो भी अदर करंट एसेट में ही आएगा। लोन एंड एडवांसेस में एडवांस रिकवरेबल इन कैश और इन काइंड फॉर वैल्यू टू बी रिसीव्ड, डिपॉजिट्स, लोन एंड एडवांसेस टू कॉर्पोरेट एंड अदर कॉर्पोरेट और अदर को जो आपने डिपॉजिट्स, लोन एंड एडवांसेस दिए हैं वो आपको सेपरेट बताना है। अगर कोई बैलेंस आपका रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास है तो आपको वो बताएं, जैसे जीएसटी में होते हैं। करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन, करंट लाइबिलिटी के सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी फॉर लीज एसेट, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन अबव, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन्स, ये सारे आपके करंट लाइबिलिटीज के जो फिगर्स हैं वो आपको यहाँ बताना है। प्रोविजंस अगर आपने करके रखा है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट, अदर प्रोविजन, तो आपको वो सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। इसके बाद नेट करंट एसेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लास्ट में है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ और एडजस्टेड। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हमने अभी सोर्सेज ऑफ फंड में देखा था, एप्लीकेशन में डेफर्ड टैक्स एसेट कवर होता है। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक्यूमुलेटेड बैलेंस अलग से दिखाना है। कैपिटल में जनरली लोग डाल के बताते हैं, बट यहाँ पर आपको अलग से बताना है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फिल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अगर आप बुक्स नहीं मेंटेन करते हैं तो आपको सिर्फ नो अकाउंट केस में सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, स्टॉक इन ट्रेड एंड कैश बैलेंस की इंफॉर्मेशन देनी है। और आपका ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें ये कोई भी चीजें नहीं है तो आप 0 कर दें, कंफर्म कर देंगे तो आपकी बैलेंस शीट सेव हो जाएगी। बैलेंस शीट के बाद आईटीआर 3 में आता है पीएनएल एंड ट्रेडिंग, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए अलग शेड्यूल है, ट्रेडिंग के लिए अलग शेड्यूल है एंड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अलग शेड्यूल है। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग उसमें है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री की आपको इन्फॉर्मेशन, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है तो ये दोनों रिक्वायर्ड होगी। परचेज आपने कितना किया है, नेट ऑफ रिफंड एंड ड्यूटी और टैक्सेस इफ एनी, आपको नेट अमाउंट बताना है। डायरेक्ट वेजेस कितने हैं, इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कैरेज इनवर्ड, पावर एंड फ्यूल, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, ये सब फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, इलेक्ट्रिसिटी के जो खर्चे हैं वो फ्यूल एंड पावर में आएंगे। फैक्ट्री जनरल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी, अगर आपके एसेट्स में फैक्ट्री मशीनरी भी है तो उसका डेप्रिसिएशन आपको अलग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ले जाना होगा। जनरली पीएनएल में आता है डेप्रिसिएशन अमाउंट, बट फैक्ट्री मशीनरी से रिलेटेड आपको डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही लाना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे वो मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल में आने चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक आपको फिर बताना है, रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस वाइज। जब ये सारी चीजें आप फिल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आ जाएगा, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि जब प्रोड्यूस होंगे उसके बाद ही तो आप उसको बेचेंगे।
फिर नेक्स्ट है आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको जितने भी क्रेडिट्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, वो बताना है। सेल, ग्रॉस रिसीट ऑफ बिजनेस, नेट ऑफ रिटर्न एंड रिफंड एंड ड्यूटी और टैक्सेस, इसमें भी सेल में आपको नेट अमाउंट बताना है। ग्रॉस रिसीट फ्रॉम प्रोफेशन, अगर आपकी बिजनेस नहीं है, प्रोफेशन है, तो उसकी जो ग्रॉस रिसीट है वो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड सेस रिसीव्ड और रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड और सप्लाइड। यहाँ पर नेट अमाउंट पूछा है, इसलिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेपरेटली आपको यहाँ बताना है। बट इसमें भी आपके पीएनएल अकाउंट कैसे प्रिपेयर हुआ है, पीएनएल से ही आपने अगर रूट किया है टैक्सेस, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी। अगर आपके बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अमाउंट है तो आप यहाँ पर नहीं बताएं। जैसा आपका पीएनएल बैलेंस शीट बना है एज इट इज आपको यहाँ फिल करना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश स्टॉक, जो फिनिश स्टॉक का क्लोजिंग है अमाउंट, वो आपको बताना है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आते हैं डेबिट्स टू ट्रेडिंग। डेबिट्स में क्या क्या आएगा, जो ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड का वो आएगा। परचेजेस अगर आपने की है रेडीमेड की तो आप वो बताएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको बताना है, कैरेज इनवर्ड, पावर एंड फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कोई हैं तो आप यहाँ पर वो भी बता सकते हैं। जैसे आपने कोई सुपरवाइजर रखा है तो उसकी सैलरी। ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड और पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज, कस्टम ड्यूटी अगर आपने पे की है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, एनी अदर टैक्स। जितनी भी टैक्सेस की इंफॉर्मेशन आपके पीएनएल में दिख रही है, आपके डेबिट साइड में दिख रही है, एक्सपेंसेस साइड में, वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमने इंफॉर्मेशन बताई थी, उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आया था वो 11th पॉइंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जिससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आएगा, जो कि पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब पीएनएल हम देखेंगे, जो अभी जितने भी एक्सपेंसेस कवर नहीं हुए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में, वो पीएनएल में आएंगे। पीएनएल में सबसे पहले है क्रेडिट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको आप जब एडिट करेंगे तो सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस ट्रेडिंग अकाउंट से आ जाएगा। इसके अलावा अदर इनकम, कोई रेंट आपको मिली है, कमीशन, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई फिक्स्ड एसेट आपने बेचा है, एफडी आपने बिजनेस की बनाई है, उसमें इंटरेस्ट इनकम है तो जनरली वो पीएनएल में आती है, क्योंकि वो आपने बिजनेस के पैसों से बनाई है, तो वो बिजनेस की ही मिसलेनियस इनकम, अदर इनकम है। profit on sale of investment being securities chargeable to STT, profit on sale of other investments, gain or loss on account of foreign exchange fluctuation, फॉरेन डीलिंग है आपकी, अगर फॉरेन करेंसी में आपको पैसे रिसीव हुए हैं, उसमें अगर आपको गेन या लॉस हुआ है तो गेन है तो आपको यहाँ बताना है। एग्रीकल्चर इनकम है आपके बिजनेस की तो आप पीएनएल में बताएंगे। इसके अलावा कोई और इनकम है तो आपको एनी अदर इनकम करके इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। अब एफएनओ की अगर बात करें तो आप जब लेजर अकाउंट देखेंगे तो वहीं से इक्विटी शेयर्स में भी डीलिंग होती है, वो इंट्राडे भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स भी होते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स भी हो सकते हैं, और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स तो है ही, म्यूचुअल फंड्स है ही। तो जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं आप, तो आपकी पूरी ट्रेडिंग की बनेगी, सिर्फ ऐसा नहीं कि एफएनओ बिजनेस की बनेगी, तो उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड्स भी आते हैं। इक्विटी शेयर्स में जब आपने डीलिंग करी है तो वो कैपिटल गेन की बात है तो कैपिटल गेन शेड्यूल में आना चाहिए। बट जब बुक्स आप बना रहे हैं तो पीएनएल में तो सारी चीजें आप डिस्क्लोज करेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम उसको आउट करके कैपिटल गेन्स शेड्यूल में बताएंगे। तो बुक्स तो पूरे की बनेगी, इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर्स ट्रेडिंग, एफएनओ ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग, व्हाटएवर, कमोडिटी ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग, सबकी बनेगी। तो यहाँ पर इसलिए प्रॉफिट ऑन शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, प्रॉफिट ऑन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉफिट ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बताया। अब आपका ये डाउट होगा कि ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स है ये तो कैपिटल गेन में आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ आपको शो करना है। एक्चुअली में तो वो टैक्सेबल कैपिटल गेन शेड्यूल में होगा, यहाँ जब आप शो करेंगे तो शेड्यूल बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपको उसको एक्सक्लूड भी करना है, इसलिए आप वीडियो पूरा देखें, हाफ नॉलेज खतरनाक होती है।
तो ऐसे करके आप सेव कर देंगे। फिर डेबिट्स में आप डेबिट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब देखेंगे तो वहां पर फ्रेट्स आउटवर्ड है, कंजम्पशन ऑफ स्टोर, स्पेयर पार्ट्स, पावर एंड फ्यूल, रेंट, रिपेयर टू बिल्डिंग, रिपेयर टू मशीनरी, ये सारे जो भी आपके पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है वो आपको बताना है। आपने एम्प्लॉयज को जो दिया है वो आपको इसी में ही बताना है शेड्यूल में। इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हैं आपके, जो स्पेसिफिक एक्सपेंसेस है, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी। देखिए यहाँ मैं सिर्फ पढ़ के ही आपको बता सकती हूँ, क्योंकि आपकी जो पीएनएल में क्या क्या चीजें कवर्ड है आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पर डालनी है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है तो एडवर्टीजमेंट में डालेंगे, कमीशन से रिलेटेड है तो कमीशन में आप डालें, रॉयल्टी से रिलेटेड अगर आपने एक्सपेंस इनकर किया है तो आपको 31 पॉइंट में बताना है। अगर कोई किसी प्रोफेशनल को पे किया है, कंसल्टेंसी फी पे की है तो आपको वहां बताना है। होटल एक्सपेंसेस हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, तो आपके सबके स्पेसिफिक शेड्यूल बने हुए हैं। अगर आपको यहाँ पर नहीं बन, आपको पॉइंट नहीं मिलता एक्सपेंस का, तो आप अदर एक्सपेंसेस में भी बता सकते हैं। जैसे ऑडिट फीस का भी अलग होता है, तो आपको अदर एक्सपेंसेस में जाके स्पेसिफिकली आप ऐड करें और अमाउंट बताएं। जैसे जब हम एफएनओ की बात कर रहे हैं तो लॉस ऑन शॉर्ट टर्म ट्रेड्स मैंने बताया, वहां प्रॉफिट बताया था, क्रेडिट में तो डेबिट में लॉस बताया, लॉस ऑन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, लॉस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इक्विटी चार्जेस, एफएनओ चार्जेस, डेबिट एंड क्रेडिट चार्जेस, ये सारे चार्जेस हैं तो ये सब एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। कोई बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है आपका तो 47 में आप बताया, उसका प्रोविजन बना के रखा है तो उसके लिए अलग पॉइंट है। आपको हर एक डिटेल पहले हर पॉइंट पढ़ना है कि कहां पर आपका एक्सपेंस आएगा। नहीं आ रहा है तो अदर एक्सपेंस में डाल दें। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन अमाउंट आपको डालना है। जब आप सारे एक्सपेंसेस डाल देंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। डेबिट आपने डाल दिया। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आपके पीएनएल में इनकम टैक्स एक्सपेंस भी होगा क्योंकि उसका आपने प्रोविजन बना के रखा है। जो जो प्रोविजंस है वो आपको यहाँ डिस्क्लोज करने हैं। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डिस्क्लोज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब नेक्स्ट जो है प्रिजम्पटिव इनकम है। अगर आपके रिटर्न में एक ऐसी इनकम भी है जिसमें आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट उठा रहे हैं, जैसे ये केस है, यहाँ पर एफएनओ की बिजनेस तो है, साथ में साइड में कंसल्टेंसी इनकम है, तो वो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो कोड बताना है, कौन सी आपकी प्रोफेशनल इनकम है, एंड उसके बाद आपको उससे ग्रॉस रिसीट बताना है। तो आपकी साइड बाय साइड प्रोफेशनल प्रिजम्पटिव इनकम में भी आप अगर कोई बिजनेस प्रोफेशन डिस्क्लोज करें तो वो भी आप साइड बाय साइड आईटीआर 3 में बता सकते हैं। तो 3 लाख है और उसमें आप कितना इनकम, मिनिमम 50% और इससे ज्यादा आप बता सकते हैं, तो आपको वो बताना है, तभी आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर 50% से कम बताएंगे तो आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी है। तो आप देख सकते हैं एक बिजनेस है जिसमें बुक्स डिस्क्लोज करनी है और एक इनकम है जिसमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट उठाया है। नो अकाउंट केस में आपको, जब आप बुक्स डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, या फिर आपकी स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी से भी इनकम है, तो आप वो आपको उसमें बताना है। तो यहाँ पर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी से रिलेटेड है, इंट्राडे ट्रेडिंग भी की है सेपरेटली, तो टर्नओवर आपको बताना है और उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट बताना है। जो टर्नओवर कंप्यूट होता है स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी का, वो जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है दोनों को ऐड करना है। नेगेटिव को नेगेटिव नहीं, एब्सोल्यूट फिगर मान के ऐड करना है, तो आपका टर्नओवर आता है। तो स्पेक्युलेटिव भी हमने देख लिया पीएनएल में, बुक्स भी डिस्क्लोज कर ली है और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का भी देख लिया है। तो पीएनएल आपको ऐसे फिल करना है। अभी भी बिजनेस से रिलेटेड पूरी बातें नहीं हुई है। नेक्स्ट पार्ट ए है ओआई, अदर इंफॉर्मेशन। ये ऑप्शनल है अगर आपका टैक्स ऑडिट नहीं है। अगर टैक्स ऑडिट है तो आपको अदर इंफॉर्मेशन भी फिल करनी है। अदर इंफॉर्मेशन में आपके बेसिकली अकाउंटिंग और बिजनेस से रिलेटेड ही पूछा जाता है कि अकाउंटिंग आपने प्रीवियस ईयर क्या एम्प्लॉय की थी, इस बार आपने कोई चेंज किया है क्या, अगर चेंज किया है तो वो क्या डिविएशन लाया है इनकम में, और आईसीडीएस को आपने फॉलो करा है कि नहीं।
अगर आपके आपके केस में इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री का क्लोजिंग स्टॉक कौन से मेथड से वैल्यू किया है आपने, उसमें तो कोई चेंज नहीं किया। ऐसे कोई है जो अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल में इनकम बताना चाहिए था बट आपने इनकम नहीं बताए, वो कौन कौन से अमाउंट्स हैं। अमाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द एक्सटेंट डिसअलाउएबल अंडर सेक्शन 36 ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। अगर कुछ 36 सेक्शन के डिसअलाउएबल है तो आपको वो बताना है। आपने एक्सपेंस क्लेम किया बट दैट इज डिसअलाउड अंडर सेक्शन 36। वैसे ही अगर कोई ऐसे डिसअलाउंस है 37 के या 40 के तो आपको वो बताना है। अगर आपका ऑडिट होता है तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें कुछ डिसअलाउंस होते हैं जो ऑडिटर डिस्क्लोज करता है। तो आपको बहुत ध्यान से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ ही ये शेड्यूल फिल करना है, क्योंकि जब प्रोसेसिंग होती है रिटर्न की तो टैक्स ऑडिट के हिसाब से होती है। टैक्स ऑडिट में डिसअलाउड होते हैं कुछ कुछ, बट जब रिटर्न कोई और फाइल करता है इसलिए वो डिसअलाउंस को यहाँ कवर नहीं करता। तो इस वजह से फिर आपको क्लेरिफिकेशन मांगा जाता है या फिर एडजस्टमेंट कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये डिसअलाउंस से रिलेटेड है। तो अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी डिसअलाउंस है तो आपको यहाँ फिल करना है। तो ये शेड्यूल के लिए, इस शेड्यूल को फिल करने के लिए आपके पास टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर सेम पर्सन ही रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर कोई दूसरा पर्सन है जो रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसका ये ध्यान रखना है। इसके बाद आता है सैलरी। अगर आपके बिजनेस है तो आपके पास सैलरी इनकम भी हो सकती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि नहीं हो सकती। तो आपकी सैलरी से इनकम है तो जो नॉर्मल आपकी सैलरी शेड्यूल है जिसमें एम्प्लॉयर की डिटेल जाती है, बेसिक सैलरी, वो सब आप नॉर्मली फिल करेंगे। ये इस डिटेल शेड्यूल को आप आईटीआर 1 और आईटीआर 2 शेड्यूल में भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी हो सकती है। जो बिजनेस कर रहा है जरूरी नहीं है उसकी बिजनेस से भी हो हाउस प्रॉपर्टी इनकम, रेंटल भी इनकम कमा रहा हो। अगर इंडिविजुअल है तो वो क्यों नहीं रेंटल इनकम भी कमा सकता है, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल भी डालनी है। तो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी क्या है, लेट आउट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एड्रेस क्या है, ओनर वही है या को ओन्ड है, टेनेंट की डिटेल आपको बतानी है। फिर ग्रॉस रेंट रिसीव कितना है, म्युनिसिपल टैक्स को टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी क्या है, जिस साल आप पे करते हैं उसी साल डिडक्शन मिलता है, तो इसका ध्यान रखें कि आपने पे किया हो। इसके बाद अगर आपने लोन लेके रखा है हाउस प्रॉपर्टी में और उसका इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं तो 2 लाख तक आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप डालेंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी कंप्यूट हो जाएगी। एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी भी आप बता सकते हैं। अब हाउस प्रॉपर्टी के बाद है इंपॉर्टेंट शेड्यूल बीपी। मैंने आपको आधी इंफॉर्मेशन तो पीएनएल में बताई थी कि पीएनएल में आपको कैपिटल गेन शेड्यूल में जो इंफॉर्मेशन आती है वो भी आपको पीएनएल में बताना है। अगर आप ऐसे ब्रोकर से करते हैं डीलिंग इन इक्विटी शेयर्स एफएनओ जो आपके बुक्स मेंटेन करता है, क्योंकि उस बुक्स से रिलेटेड ही आपने अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बताया है, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस में कैपिटल गेन शेड्यूल की भी इंफॉर्मेशन कवर्ड है। तो जब बुक्स डिस्क्लोज करें तो आपको सब कुछ पीएनएल में डिस्क्लोज करना है। अब हम यहाँ से शेड्यूल बीपी से उस इनकम को बाहर भगाएंगे और कैपिटल गेन शेड्यूल में लाएंगे। अगर आप कैपिटल गेन शेड्यूल में भी बता देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बता देंगे तो 2 बार इनकम कंसिडर हो जाएगी, तो आपको यहाँ से उसको हटाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप कैपिटल गेन इंफॉर्मेशन में उसको शो करेंगे। काफी लोग ये प्रोसीजर नहीं फॉलो करते, इसलिए जो प्रॉपर जो रिटर्न फिल होती है वो नहीं हो पाती। तो जितनी इंफॉर्मेशन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताई थी, इंक्लूडिंग प्रिजम्पटिव इनकम, स्पेक्युलेटिव इनकम एंड नॉर्मल बिजनेस, वो सब यहाँ रिफ्लेक्ट कर रही होगी। अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, जब आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो ये थर्ड पॉइंट है इनकम रिसीट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमने क्रेडिट करी है इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कंसिडर्ड अंडर अदर हेड ऑफ इनकम और चार्जेबल अंडर 115 बीबीएफ। इसमें बताया गया है कि बट वो कहां पर चार्ज होनी चाहिए, दूसरे हेड में। तो हमारे पास ऐसी कैपिटल गेन इनकम है जो कि कैपिटल गेन शेड्यूल में बताना चाहिए था, बट उसको हमने पीजीपी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल में बताया। तो अब यहां से हम कैपिटल गेन इंफॉर्मेशन एडिट पे आप क्लिक करके कैपिटल गेन में वो अमाउंट बताएंगे जितना हमारा प्रॉफिट ऑन शॉर्ट टर्म ट्रेड्स था माइनस लॉस ऑन शॉर्ट टर्म ट्रेड्स माइनस इक्विटी चार्जेस। तो दिस इज योर कैपिटल गेन। तो आपको कैपिटल गेन यहाँ बताएंगे। तो जो आपका लॉस है वो
कम हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4A में आप देखिए ऑटोमेटिकली प्रिजम्पटिव इनकम भी आ गई। प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूडेड इन वन, जो सबसे ऊपर आपने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में जो हमारी लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर आया पीएनएल में, उसमें 1,60,000 हमारी प्रिजम्पटिव इनकम भी है, बिल्कुल सही। अब तो फिर आपके एक्चुअल लॉस फ्रॉम एफएनओ कितना है वो बता दिया जाएगा, जो है 9,15,120। अगर कोई और ऐसी इनकम है जो आप पीएनएल में नहीं करें और एग्जेम्प्ट है, इनकम पीएनएल में बताइए बट एग्जेम्प्ट है, तो आपको फिफ्थ पॉइंट में उसको बताना है। जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, वो एग्जेम्प्ट है, तो आपको यहाँ बताना है। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस कंसिडर्ड अंडर अदर हेड, कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि आप अदर हेड में कवर कर रहे हैं बट पीएनएल में इंक्लूडेड है, तो आपको वो भी बताना है। डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट, आप जब डेप्रिसिएशन शेड्यूल फिल करेंगे तो वहां से ऑटोमेटिकली ये फिगर्स आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द एक्सटेंट डिसअलाउएबल अंडर सेक्शन 36, जो भी 36 के डिसअलाउंस अभी हमने अदर इंफॉर्मेशन में देखा था, वो सब उठ के यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपका जैसे ऑडिट नहीं है बट ऐसे आपको लग रहा है कि डिसअलाउएबल है कुछ कुछ एक्सपेंसेस, तो भी आपको अदर इंफॉर्मेशन शेड्यूल में बताना है, जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके आपकी इनकम को वो इंक्रीज कर दे। तो अगर टैक्स ऑडिट नहीं है बट कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो इनकम टैक्स में डिसअलाउड है, तो भी आपको रिटर्न फिल करते टाइम उनको डिसअलाउ करना है, वरना असेसमेंट में वो देख के डिसअलाउ कर देंगे। नेक्स्ट है आपकी डीम्ड इनकम, अगर कोई है 43 सीए की या कोई ऐसी अदर एडिशन है 28 टू 44 डीए, तो आपको वो बताना है। एनी अदर इनकम नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एनी अदर एक्सपेंसेस नॉट अलाउड इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम रेम्युनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म। अगर कोई ऐसी इनकम है जो कि आपने पीएनएल में इंक्लूड नहीं करी है जो बट रेम्युनरेशन से रिलेटेड है, कमीशन से, बोनस, इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म से रिलेटेड है, तो आपको वो 24 पॉइंट में बताना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे 24 पॉइंट में, तो आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी, सैलरी इनकम कितनी है, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, अदर। डिडक्शन अलाउएबल अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 3 आपको बताना है। फिर डिडक्शन अगर 35 सेक्शन के हैं तो आपको वो बताना है। कोई ऐसा डिसअलाउ एनी अमाउंट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40 इन एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर बट अलाउएबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर तो वो डिसअलाउड था बट अभी आप अलाउ कर रहे हैं, वो आपको सब ये आपके अदर इंफॉर्मेशन शेड्यूल से पिक होगा। नेक्स्ट उसके बाद है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन डीम्ड टू बी अंडर सेक्शन 44 ADAB। अब यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 44 ADA में आपका आना चाहिए, अगर आप प्रोफेशन से रिलेटेड प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हैं, बिजनेस से ले रहे हैं, तो 44 AD में आना चाहिए। तो इसका आप ध्यान रखें कि यहाँ पर भी सही जगह दिख रहा है कि नहीं। जब ये सारी चीजें आप देख लेंगे तो आपका जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन का आ जाएगा। नेक्स्ट है बी पॉइंट स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो आइटम नंबर 2A की बात कर रहे हैं, 2A में क्या है कि आप जब ए में देखेंगे एडिट पे, तो यहाँ पर जो आइटम 2A ये बताता है नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इंक्लूडेड इन वन एंटर नेगेटिव साइन इन केस ऑफ लॉस। आपको यहाँ पर बताना है कि जो स्पेक्यूलेटिव इनकम है वो कितनी है जो 1 में इंक्लूडेड है। तो जब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बैक टू शेड्यूल में आना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना है।
और यहाँ कितनी है आपकी स्पेकुलेटिव इनकम 12,105। इस अमाउंट को आपको 2A में बताना है। शेड्यूल बीपी में गए, एडिट पे आपने किया, एंड आपको स्पेक्युलेटिव अमाउंट बताना है। प्रॉफिट है तो आप पॉजिटिव साइन रखेंगे और लॉस है तो नेगेटिव साइन रखेंगे, एंड ऐसे आपको इसको सेव करना है। जब आप स्पेकुलेटिव 2A पॉइंट में बताएंगे तो पार्ट बी में आ जाएगा कि स्पेकुलेटिव इनकम आपकी कितनी है, और उसमें कुछ आपका एडिशन करना है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 28 टू 44 DA, या डिडक्शन करना है तो फर्दर आपको वो बताना पड़ेगा पार्ट बी में। और अगर 35 AD से रिलेटेड भी इनकम है आपको तो सी पॉइंट में बताना है। तो ऐसे आपका स्पेकुलेटिव, प्रिजम्पटिव एंड नॉर्मल ये सब आ जाएगी। तो हमने बिजनेस से रिलेटेड पूरा देख लिया, सैलरी से रिलेटेड देख लिया, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड देख लिया। डेप्रिसिएशन में आपको डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर एसेट पे क्लिक करके ब्लॉक वाइज इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, ऑटोमेटिकली फिर आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी की अदर शेड्यूल है और अदर एसेट का सेपरेट शेड्यूल है। समरी आप डेप्रिसिएशन शेड्यूल से देख सकते हैं। अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट आपने बेचा है तो उसपे जो कैपिटल गेन होता है शॉर्ट टर्म, उसकी इंफॉर्मेशन शेड्यूल DCG में आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका कैपिटल गेन शेड्यूल। अभी हमने जब शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की बात की थी, शेड्यूल बीपी से उसको हटा दिया था, तो अब वो कहां पर आएगा, वो आएगा कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन शेड्यूल में आपने लैंड और बिल्डिंग, स्लम सेल, यहाँ पर सारे ऑप्शन है। जो भी पर्टिकुलर ऑप्शन आपने जो भी कैपिटल एसेट सेल किया है उस पर आपको क्लिक करना है। शॉर्ट टर्म है तो थर्ड पॉइंट पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो आपको फोर्थ पॉइंट पे क्लिक करना है। और अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड्स बेचे हैं तो आपको फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन ऑल अबव लिस्टेड आइटम्स पे क्लिक करना है। इस पे भी लोगों का डाउट रहता है कि डेट म्यूचुअल फंड है, हाइब्रिड है, तो हम उसको कहाँ बताएं। तो कैपिटल गेन में आपको फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन ऑल द अबव लिस्टेड आइटम सेलेक्ट करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कैपिटल गेन शेड्यूल ओपन हो जाएगा। वहां पर आपको शॉर्ट टर्म में इन आपको सिर्फ सेल कंसिडरेशन और कॉस्ट बताना है। अगर लॉन्ग टर्म होता तो वो स्क्रिप्ट वाइज जाता, वो भी अगर 2018 के पहले आपने परचेज किए होते तो, क्योंकि उसके लिए ग्रैंडफादर रूल अप्लाई होता है। 2018 के बाद परचेज किया जो अभी आप बेच रहे हो तो उसमें भी आपके कंसोलिडेटेड फिगर ही जाता है। उसके लिए सेपरेट शेड्यूल है 112A, जो कि जब आप लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 112A भी ओपन हो जाएगा। तो जब आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो सेल कंसिडरेशन और कॉस्ट ही सिर्फ बताना है। अब कैपिटल गेन शेड्यूल में एक डाउट सबको होता है, ये F वाला पॉइंट, इंफॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल और रिसीट ऑफ कैपिटल गेन। ये सबने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि आपने प्रीवियस वीडियो में इसमें कवर नहीं किया। इसमें इंफॉर्मेशन किसकी आएगी, अक्रूवल और रिसीट ऑफ कैपिटल गेन, सिर्फ कैपिटल गेन की आएगी, वो भी क्वार्टर वाइज आपको बताना है। कैपिटल गेन कैसे बनता है, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। शॉर्ट टर्म कितना जो 15% से लगेगा, शॉर्ट टर्म जो 30% से लगेगा, सबकी अदर इंफॉर्मेशन बतानी है। या फिर स्लैब वाइज लग रहा है तो वो थर्ड पॉइंट में, DTAA से गवर्न करता है रेट तो फोर्थ पॉइंट में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10% 20% DTAA तो वो सेपरेटली, ये सारे कॉलम है। बट यहाँ पर इंफॉर्मेशन कब बतानी है ये सबका डाउट है। तो ये तब बतानी है जब आपका जो कैपिटल गेन अभी आ रहा है, जैसे इसकी बात करूं मैं, इस अपना पर्टिकुलर केस की बात करूं तो 82,000 आपका कैपिटल गेन आ रहा है। क्या यहाँ पर मैं कैपिटल गेन डाल दूं, क्योंकि वो तो शॉर्ट टर्म है और 15% से है, तो चलो मैं यहाँ पर लास्ट ही क्वार्टर में डाल के देखती हूँ 82,025। यहाँ पर एक एरर आ रहा है, द टोटल ऑफ ऑल क्वार्टर in respect of capital gain must be equal to the final figure of schedule BFLA।
तो ये जो एफ वाला पॉइंट है, इसको फिल करने से पहले आप बीएफएलए का शेड्यूल देखें। क्या आपके पास ऐसा कैपिटल गेन बच रहा है? आफ्टर सेटिंग ऑफ द करेंट ईयर लॉसेस एंड प्रीवियस ईयर लॉसेस, अगर बच रहा है तो आपको एफ पॉइंट में वो वाला अमाउंट जो बच रहा है वो बताना पड़ेगा। अगर आप जो कैपिटल गेन शेड्यूल में ऊपर अमाउंट आ रहा है वो ही बता देंगे तो वो एरर शो करेगा, क्योंकि वहां ऑटोमेटिकली आ ही रहा है कि आपको वो वाला अमाउंट बताना है जो आफ्टर सेटिंग ऑफ बच रहा हो। अगर आपका बच ही नहीं रहा है तो कुछ भी नहीं आएगा। जैसे मेरा केस या इसकी बात करूं तो लॉस था, प्रॉफिट एंड गेन से, बिजनेस से लॉस था, और ये शॉर्ट टर्म है गेन, तो सेट ऑफ हो सकता है। लेट्स सी हो सकता है कि नहीं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा CYLA, ये 3 शेड्यूल से रिलेटेड भी मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा है कि सबसे पहले CYLA, BYLA और CFL, इनमें से CFL पहले भरना है कि प्रीवियस ईयर लॉसेस कितने थे, फिर CYLA और लास्ट में BYLA। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको कुछ भी नहीं करना, सब ऑटोमेटिकली होगा। बिजनेस लॉस बता दिया जाएगा, आपकी सैलरी से कितनी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम है, कैपिटल गेन से कितनी इनकम है, अदर सोर्सेज से कितनी इनकम है, ये सब आ जाएगी। और आप देख सकते हैं बिजनेस लॉस से मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी सेट ऑफ हो रहा है, कैपिटल गेन भी हो रहा है, और अदर सोर्सेज भी हो रहा है। और उसके बाद आपका नेट बच रहा है लॉस, जो कि कैरी फॉरवर्ड होगा। अदर सोर्सेज से भी इंटरेस्ट इनकम है, तो वो भी सेट ऑफ हो गई। तो CYLA में हमने देखा सेट ऑफ हो रहा है। BFLA में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो प्रीवियस ईयर के हैं, उसके लिए क्या है, CYL में आपको बताना है कोई प्रीवियस ईयर के लॉसेस हैं कि नहीं, और उसके बाद BFLA लास्ट में जाता है। उसमें भी आपको कुछ नहीं करना, वो भी ऑटोमेटिकली सेट ऑफ होगा। यूटिलिटी है, देखिए BFLA इज ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ अर्लियर ईयर्स। तो यहाँ पर अब सैलरी की इनकम बच रही है आफ्टर करेंट ईयर लॉसेस सेट ऑफ, प्रीवियस ईयर के कोई भी लॉसेस नहीं है, इस वजह से अब कुछ भी और नहीं बच रहा है यहाँ पर। तो यहाँ कैपिटल गेन जो है, कैपिटल गेन की जो हम बात कर रहे थे वो 0 हो गया, तो इसलिए जो हमारा कैपिटल गेन शेड्यूल में F पॉइंट है वहां पर कुछ भी नहीं आएगा। आपको यहाँ से कंप्यूट सेट ऑफ पे क्लिक करना है, वहां कुछ भी नहीं आएगा। अगर यहाँ कुछ बच रहा होता तो वो हमें क्वार्टर वाइज ब्रेकअप बताना पड़ता। उसके बाद अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का शेड्यूल है। अगर आपके केस में अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो आपको ईयर वाइज इसमें बताना है। कोई 10AA के डिडक्शंस है तो वो बताइए, डोनेशन है तो 80G शेड्यूल में बताएं, आपका चैप्टर 6A के डिडक्शन है तो आपको उस शेड्यूल में रिस्पेक्टिव बताना है। अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन जैसे माइनर चाइल्ड की इनकम है तो आपको SPI शेड्यूल में बताना है। कोई स्पेशल रेट से टैक्स लग रहा है, जब हमने अब ये पूरे ऊपर फिल करे तो ऑटोमेटिकली आपका SI शेड्यूल भी आ जाएगा। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स आपको ओपन करके देखना है, अगर इंडिविजुअल है तो ये शेड्यूल कंपलसरी है वो, बट सब कुछ ऑटोमेटिकली क्लिक होगा इसमें। बट आपके कोई एडजस्टमेंट्स हैं, इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए 115 JC की। तो आपको यहाँ डिडक्शंस को बताना पड़ेगा कि डिडक्शन क्लेम्ड अंडर एनी सेक्शन इंक्लूडेड इन चैप्टर 6 से अंडर द हेडिंग कितना है, डिडक्शन क्लेम्ड अंडर 10AA कितना है, ये सब
एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपका एएमटी आता है। बट चैप्टर 6 में भी सी पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे आपको आईटीआर 3 में सारे 5 हेड की इनकम आप बताएंगे, तो आपका कंप्यूटेशन कैसे दिखेगा मैं आपको बता देती हूँ। इस वीडियो में एफएनओ के डिस्क्लोजर भी मैंने डिस्कस किया, प्रिजम्पटिव इनकम भी देखी, सैलरी इनकम भी देखी और स्पेकुलेटिव इनकम भी देखी। सैलरी से आपकी सैलरी इनकम आ जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपकी आ जाएगी, जो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से लॉस है इसलिए वो नीचे कवर होगा। कैपिटल गेन से इंफॉर्मेशन आ जाएगी, अदर सोर्सेस से 4,23,000 की इंटरेस्ट इनकम है वो आ जाएगी। ऐसे आपका जो टोटल हेड वाइज इनकम है वो 12,22,000 आ रही है। 12 लाख की इनकम है, देखते हैं टैक्स लगता है कि नहीं, बट लॉस है हमारा ट्रेडिंग से, तो इस वजह से 6,42,000 का जो लॉस है वो सेट ऑफ होने के बाद जो नेट इनकम बच रही है वो 5,80,000 सिर्फ सैलरी की इनकम बच रही है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस सबका सब लॉस से सेट ऑफ हो गया है। इसके बाद हमने डिडक्शन भी किए थे 1,50,000 के चैप्टर 6A में, तो हमें वो भी मिल गया। तो जो हमारी इनकम है वो 5 लाख की कम हो गई, इसलिए कुछ भी टैक्स नहीं लगा। 4,30,000 हमारी टोटल इनकम है, और जो लॉस उसके बाद भी जो बच रहा है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, तो वो 1,12,000 बच रहा है। ऐसे आप देख सकते हैं 12 लाख की इनकम थी, बट हमें टैक्स कुछ भी नहीं देना पड़ा क्योंकि हमारे पास बिजनेस लॉस था। फिर आपको एक बार कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और देखना है। देख सकते हैं आपके कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। आईटीआर 3 थोड़ा बड़ा है, इस वजह से इसको कुछ जो शेड्यूल्स मैंने अपने अलग वीडियोस में भी कवर कर लिए थे उसको थोड़ा डिटेल में मैंने नहीं समझाया, बट तभी जो इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स है वो मैंने आपको जरूर समझाया है। इसके बाद भी आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं हमेशा ही क्लियर करती हूँ और आगे भी क्लियर करूंगी। तो आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिए, जैसे ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहे। और कोई दिक्कत आपको नहीं आए फाइलिंग के टाइम पे जीएसटी की या इनकम टैक्स की, और इस वीडियो को प्लीज लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी नहीं भूलें। थैंक यू।